Hello, Assalamu alaikum. Um, Assalamu alaikum to our new podcast on especially global talent visa for tech nation. और ये पॉडकास्ट बेसिकली हमारा फोकस्ड है जो टेक नेशन के थ्रू इंडोर्समेंट होती है ना, जिससे हमने पहले कवर किया है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, बट दिस इज ओनली फोकस्ड ऑन टेक नेशन। बेसिकली टेक नेशन, इसमें पहले बताया था हम लोगों ने प्रीवियस पॉडकास्ट में कि ये एक और इंडोर्समेंट रूट है फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो सबसे पहले आई थिंक हम आपको ओवरव्यू देंगे कि ये क्या चीज़ है, टेक्नीशियन के थ्रू कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू रिसर्च राउट, और ये किन लोगों के लिए है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए टू अप्लाई फॉर एंडोर्समेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ओवरव्यू दिस के सबसे पहले जो मेन चीज़ है जो मैं कवर करना चाहूँगा कि ये ये ग्लोबल टैलेंट का ही पार्ट है, ठीक है। और ग्लोबल टैलेंट के पार्ट के अंदर जैसे हमने पहले बताया था कि दो राउट्स आते हैं, एक रिसर्च बेस्ड और एक नॉन रिसर्च बेस्ड। सो ये उन लोगों के लिए जो कि रिसर्च पे काम नहीं कर रहे और कोई जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं, या इवन बिजनेस साइड पे बिजनेस का बैकग्राउंड भी है। तो बेसिकली टू सम इट अप, ये जो है ग्लोबल टैलेंट जो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर दे हैव कटिंग एज एक्सपर्टीज एंड दे वांट टू कम इनटू द यूके टू हेल्प द इकोनॉमी, यू नो। तो बेसिकली ये फाउंडर्स के लिए भी हो सकता है, ये टेक्निकल और बिजनेस बैकग्राउंड वालों के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक फिनटेक, crypto, currency, blockchain, AI, cyber technology stuff, and many other fields, right? Um, और वीज़ा आपको मिलता है तकरीबन 5 साल 4 महीने तक का, ठीक है। और विद इन when you come to UK you can change your employers, you can be self employed, और आपको कोई ऐसी जॉब एप्लीकेशन भी नहीं चाहिए होती यूके आने के लिए, और अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके आ सकते हैं, or different like up to 5 years, and then you can get uh, permanent resident after the time. So this is a short description of the global talent visa. तो इसमें आप बेसिकली है कि ओवरऑल जो कि टेक नेशन के पास साल के 200 वीजाज होते हैं फ्रॉम अप्रैल टू अप्रैल। सो यानी कि जब अप्रैल स्टार्ट होता है until next April they can only endorse 200 applicants, um, but they can go up to 1,000 if required, but that's like their location, right? um, and for that you don't need a job offer, you can just straight away apply to Tech Nation for endorsement. और उसके अलावा जो है दो डिफरेंट की कैटेगरीज हैं। अगर आप if you are much more expert you can apply for exceptional talent, or if you are like far less than 5 years of experience, then you can apply for um, you know um, exceptional promise. तो बाकी इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस राना से पूछूंगा कि व्हाट इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, और व्हाट आर द स्टेप्स इन द एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कौन सी स्टेजेस होती हैं। बट उससे पहले आई थिंक मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। अगर आपने देखा हो हमारा पिछला पॉडकास्ट तो उसमें हमने ग्लोबल टैलेंट को कवर किया था, मगर ग्लोबल टैलेंट को अगर आप एज अ होल देखें तो वो बेसिकली स्किल्ड लेबर के लिए है। स्किल्ड लेबर मीन्स के जो हाईली क्वालिफाइड है, मास PhD डिग्रीज होल्डर या जिनके पास स्कॉलरशिप है, only those kind of people can go for that kind of visa category. मगर रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए जिसमें मतलब हमने जब टेक्नीशियन का जिक्र किया, टेक्नीशियन में स्पेसिफिकली यू डोंट नीड टू हैव अ PhD डिग्री. Technician is actually targeting the digital creators who are people like specifically related to IT sectors, like developers, like front end developer, back end developer, coders, या बेसिकली जो बिजनेसमैन है इस एरिया में उनको टारगेट करता है।
ये वीज़ा उन कैटेगरीज़ को टारगेट नहीं करता जो कि सिंपल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिस तरह एजेंसीज़ हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उनको ये टारगेट नहीं करता। अगर आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री है, you have lot of coding experience, this visa category is for you. Okay, then let's discuss the application process. तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जो ग्लोबल टैलेंट है, इसको टियर 1 या एक्सेप्शनल टैलेंट कहते हैं। तो इसकी 2 स्टेजेज़ होती हैं। पहली स्टेज एंडोर्समेंट स्टेज होती है, दूसरी स्टेज में आप एक्चुअल वीज़ा एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हैं यूकेवीआई को। तो ग्लोबल टैलेंट में डिफरेंट एंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं, उनमें से एक एंडोर्समेंट बॉडी है वो टेक्नीशियन उसका नाम है और वो डिजिटल क्रिएटर्स को टारगेट करती है। तो इस एप्लीकेशन प्रोसेस में आप पहले अपनी जो है वो वीज़ा इमिग्रेशन जो यूके की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आप उस पे जाके अपनी एप्लीकेशन इनिशिएट करेंगे। उसमें आप अपना जो है वो डिटेल डालेंगे। यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू डोंट नीड टू बी इन यूके, यू कैन बी एनीवेयर इन यूरोप, इन पाकिस्तान, इन इंडिया, यू कैन बी एनीवेयर। और उसके बाद फिर जब आप यूके इमिग्रेशन की जो वीज़ा इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उसपे जब एप्लीकेशन आप इनिशिएट कर देंगे, उसके बाद आप जो है वो ऑनलाइन जो होम ऑफ़िस की एप्लीकेशन है, उसके बाद आप एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे। एंडोर्समेंट एप्लीकेशन में जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप टेक्नीशियन को सेपरेट सबमिट करवाएँगे एंडोर्समेंट के लिए। तो उस एंडोर्समेंट में देयर इज़ अ सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग ऑन ईदर यू आर गोइंग फॉर एक्सेप्शनल टैलेंट और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, उसकी बेस पे जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरी करेंगे। अगर आप फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेपरेट साथ लगेंगे। तो वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट स्टेप है टेक्नीशियन का, उसमें सिंपल जो है वो आपको एंडोर्समेंट मिल जाती है, उसमें अप्रॉक्सिमेटली 8 वीक्स लगते हैं। अगर आप फास्ट ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं, अगर आप फास्ट ट्रैक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो उसमें 80 वर्किंग डेज़ लगते हैं एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में स्टेज 1 में। अगर आपकी स्टेज 1 की एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है, देन यू कैन go to stage 2. Technician will inform the home office that your application is successful and you can actually submit your visa application after that. और उसकी जो है वो आप बायोमेट्रिक्स वगैरह जो भी एक नॉर्मल वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, उसको आप फॉलो करेंगे। In case you are rejected at endorsement stage, you will have 3 options. उसमें जो पहली ऑप्शन है, उसमें तो सिंपल आप जो है वो उनको टेक्नीशियन वालों को बोलेंगे, भाई रिकंसीडर माय एप्लीकेशन, यू हैव सम फॉल्ट or maybe you missed some information, but please reconsider my application, just like we used to do in board exam, like rechecking of our papers. So you can do that. That is the first option. अगर वो उस रीचेकिंग के बाद भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं, देन यू कांट री-अपील और यू कांट सबमिट योर एप्लीकेशन अगेन। और उसमें जो दूसरा ऑप्शन है, उसमें ये है कि एंडोर्समेंट का डिसीजन आने के बाद यू री-सबमिट योर एप्लीकेशन एज़ अ होल, एज़ अ न्यू application again by including more information. In that case, you need to pay the application fee again. That is around 450 pound, I think. And that is the second option you will have. And in the third option is like you can maybe choose another route. Maybe technician doesn't work for you. Maybe you can take another endorsement route, which we actually discussed in detail in our previous podcast. So in nutshell, this is the application process. So I will say, let's move on to the next question. So I will So ask this basically, I question. think the next thing that we want to cover, like कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह राना ने बताया कि 2 किस्म के लोग हैं, एक टेक्निकल स्किल्स के और बिज़नेस स्किल्स के लोग हैं, तो 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? सो टेक्निकल स्किल के अंदर जो लोग जो लोग आते हैं, वो बेसिकली जिस तरह डेवऑप्स, सिस्टम ऑप्स इंजीनियर्स, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डेवलपर हो गए, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है? एनएलपी पे आप काम कर रहे हैं, एआई पे अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है? मशीन लर्निंग पे, साइबर सिक्योरिटी,
ठीक है, हार्डवेयर इंजीनियर, फ्रंट एंड, बैक एंड, गेम डेवलपर, डिज़ाइनर्स, ऐप डेवलपर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई जो है बैकएंड में भी आप जो है ना नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे, स्काला, गोलैंग, और या आपका सीटीओ है किसी कंपनी के या वीपी हैं, और वीआर, एआर पे भी अगर काम कर रहे हैं, तो दीज़ आर द मेन कैटेगरीज़ फॉर you know development or technical skills. So when it comes to people who are have business skill, they can apply for like you know so you have अगर आपने वीसी फर्म को जो है आपने लीड किया हुआ है, ठीक है, विद ओवर 25 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्टमेंट, या आपने जो है कमर्शियल बिजनेस लीड का कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने किसी फर्म को, किसी प्रोडक्ट लेड कंपनी को आपने एक्सपैंड किया है, ग्रो किया है, फिनटेक में आपका एक्सपीरियंस है, सेल्स एक्सपर्ट हैं, पीएम है आप, प्रोडक्ट मैनेजर, तो उसके अलावा लाइक अगर आपने जो है किसी भी सास कंपनी में लीडरशिप स्किल्स दिए हुए हैं, या सोल्यूशन सेल्स स्किल्स हैं आपके पास, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, वीसी हैं, तो उसके अलावा जो है मतलब किसी भी आप कंपनी के सीईओज हैं, सीईओ, सीएमओज, so all these things. So this is the kind of list that you can have a look, which we can share in our comments. Um, that I these think are the people who can apply. one thing important here is like they did not mention any degrees. Like you should have bachelor degree, you have a master degree. They are actually talking about your skill set. And seems like if you have that skill set and you can demonstrate that skill set through some projects, I think you are, qualified to apply, right? What do you say? Yeah, I think so. Basically, अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्किल सेट है, ठीक है, या इनसे रिलेटेड है, ठीक है, तो आपने उस पे अगर आप किसी भी कंपनी को लीड कर रहे हैं या आप उसके अंदर एम्प्लॉय हैं, 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है या 5 साल के कम का एक्सपीरियंस है, और आप समझते हैं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, यू नो यू हैव डन समथिंग बियॉन्ड व्हाट यू वर रिक्वायर्ड टू डू, यू हैव, तो definitely you can apply, you know and I think you will be eligible to get an endorsement. हम्म। यानी कि सिंपल अगर बैचलर बंदा है पाकिस्तान में, मतलब उसने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है या कंप्यूटर साइंस किया हुआ है बैचलर के अंदर और उसका एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का, आई थिंक दे शुड एक्चुअली टारगेट दिस रूट। या सो अगर उनका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है और उन्होंने लाइक have something to show to prove that they are exceptional person, I think the word exceptional is to be focused here is because like there are loads of people who have just, they're developers, right? Now all would not be eligible to get the global talent. I think the word global talent and the word exceptional needs to be focused because you have to do something that these people can recognize कि यार ये वाकई बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो जिस तरह आपने शुरू में हमने बताया कि ये वीज़ा एक्सेप्शनल स्किल्ड लोगों के लिए है जो कि आउट परफॉर्म करते हैं नॉर्मल लोगों को, ठीक है। तो इफ़ यू थिंक यू हैव डन समथिंग व्हिच इज़ नॉट ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, ठीक है, देन ऑफ कोर्स दिस दे वुड यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर दैट। आपको पूरा एविडेंस देना है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं। लेकिन overall I think these are the things, if you are from these backgrounds, then you can apply and provide your extraordinary skills or evidences कि हाँ यार ये मेरा स्किल है, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये एविडेंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरी एक्सेप्शनल एबिलिटी का, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन अगर आपने एक्सेप्शनल प्रॉमिस पे जाना है वर्सेस एक्सेप्शनल टैलेंट पे जाना है तो आपकी डिफर करता है, जो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन that's what you can go for. हाँ, और इसमें एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि कुछ होता है कि पाकिस्तान में लोगों ने एजेंसीज़ बनाई होती हैं या बेसिकली आउटसोर्सिंग कर रहे होते हैं, मतलब उन्होंने फाइवर से कोई प्रोजेक्ट पकड़ा और उसको आउटसोर्स कर दिया। दे से देमसेल्व्स डेवलपर, ठीक है, या कोडर, बट इन फैक्ट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। You need to Yeah. actually prove I like mean, you they have if they are
if they are, I mean, of course they are developer, right? But अगर वो सर्विस डिलीवरी पे काम कर रहे हैं या आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी है, ठीक है, Mhm. तो दे आर नॉट सुटेबल फॉर अप्लाइंग, ठीक Yeah, है. exactly. So you have to have like be working in a company or if employee of a company, and then you have done something extraordinary in the company. जो अगर आप सर्विस डिलीवरी पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, या then you're not eligible, because then you are just doing your job, Yeah. basically day-to-day job. You haven't you know exceeded some kind of like, um, of course you might have done like loads of jobs, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पकड़े होंगे आपने, लेकिन बट देन यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ सर्विस, ठीक है, तो जो कि एलिजिबल नहीं है, ठीक है. ये जो है, तो ये सीन है. हम्म. आई थिंक इसमें जो बिजनेस कैटेगरी है वो तो रेयर लोग होंगे, मतलब जो अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा क्राइटेरिया जो है वो मुझे टफ लग रहा है. बट आई थिंक जो पाकिस्तानी लोगों के लिए स्पेशली, जो जिनके पास मतलब ग्रेजुएट हुए हैं पिछले 4-5 साल के अंदर अंदर, आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम. या आई मीन आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस कैटेगरी में भी आप देखें ना, तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर पीएम है, ठीक है, पाकिस्तान में या इंडिया में वेर एवर, ठीक है, तो आपने यार उसके मतलब आपने वाकई कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको एक्सपैंड किया है प्रोडक्ट को, ठीक है, उसको जो है ना यू हेल्प लॉन्च द प्रोडक्ट, ठीक है, आप सीईओ है किसी कंपनी का, आपने कोई कंपनी स्टार्टअप किया और कंपनी ग्रो हुई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो यू हैव द यू कम ऑन दैट बिजनेस साइड, ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी लोग होंगे जो कि उस साइड पे भी आई थिंक एलिजिबल है. अगर आपने की कंपनी सेटअप किया, आपने ग्रो किया, ठीक है, इसी तरह तो आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, स्टार्टअप लॉन्च किया है, ठीक है, तो ऑल दोज थिंग्स यू कैन अप्लाई फॉर दैट फ्रॉम दैट कैटेगरी. Agree. I'm just talking from a common student like us, right? Yeah, I think Mhm. for a student, I think they can. The thing is that this is for employees, ठीक है. सो ये जो स्टार्टअप है, ये जो बेसिकली स्टार्टअप कह रहा हूँ, ये जो जो राउट है, ये एम्प्लॉयज के लिए. तो स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल एट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये तो उन लोगों के लिए, ठीक है, या आपने कंपनी में काम कर रहे हैं या आप कंपनी फाउंड की हुई है, आपकी अपनी है, तो उस केस में भी आप डिपेंड करता है कि आपके हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, 5 years or less, 5 years or more. So then you can like kind of like categorize into two different categories, ठीक है. अब 5 साल से ज़्यादा जो है वो दे आर एलिजिबल फॉर ग्लोबल एक्सेप्शनल प्रॉमिस, एक्सेप्शनल टैलेंट, सॉरी, and लेस एक्सेप्शनल प्रॉमिस. ऑफ कोर्स यू कैन थिंक दैट और आपने आपने एविडेंस देना है कि यार मैंने क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिस इज नॉट, दे आर नॉट एलिजिबल, दे हैव टू हैव बीन एन एम्प्लॉय. और ये जो कैटेगरीज है इनमें एम्प्लॉय किया और एक्सेप्शनल एबिलिटी आपने कोई शो की हो, इट कैन बी एनीथिंग, आई मीन एक्सेप्शनल I think कैपेबिलिटी. even if you are graduate, right, not a student, and you have demonstrated these skill set out of your main occupation, I think still you can apply, right? अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी हम लोग आगे कवर करेंगे जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, Hmm. अम, तो क्या क्या Yeah, चीज़ें. let's move on. Yeah. हाँ, तो बेसिकली आई थिंक जिस तरह जो है ना, मतलब अभी आप लोग करेंगे ना कि नेक्स्ट टॉपिक यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी गोना कवर ऑन. सो अगर तो एक्सेप्शनली जो टैलेंट है ना, ठीक है, जो कि कैटेगरी उसमें ये है कि आपने आपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड शो करना है, ठीक है, दैट्स बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड, कि आपने एक हिस्ट्री शो करनी है कि आपने या तो डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर आप डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं, ठीक है, और एक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी डिजिटल फील्ड के अंदर, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को अपने ट्रैक रिकॉर्ड को क्लियरली एविडेंस करना है, यानी कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड. और आपने रिकग्निशन देनी है अपने काम की आउटसाइड ऑफ योर इमीडिएट ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि या आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको एडवांस किया हो, आपने डे टू डे ड्यूटीज के बियॉन्ड जाके आपने अपने ऐसी एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट किया हो जो कि इस पूरे सेक्टर के एडवांसमेंट का बायस बनी है, ठीक है. Sahi, sahi. सो इट्स नॉट एज सिंपल के मतलब
आपने सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी में काम किया है और या आपने कंपनी को फाउंड भी किया है, ठीक है? फाउंडिंग इज इट डजंट मीन दैट यू फाउंड अ कंपनी एंड you will be given like exceptional talent. You have to have done something outside of your work and then achieve something extraordinary. इमेजिन करें कि साल के 200 इनके पास एप्लीकेशंस हैं टेक्नीशियन के पास, हम्म, and then all over the world people are actually applying to get that exceptional talent. ठीक है? तो इमेजिन करें कि उनमें से आपको कितना आपको शो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के टू गेट दैट एंडोर्समेंट. या So this is that. So that level of skills. तो इसी तरह मतलब इसमें आपको टू क्वालिफाई, अगर आप इसमें एक्सेप्शनल टैलेंट में क्वालिफाई करना है तो आपके पास टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो है टैलेंट आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, मतलब डिफरेंट लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, यार ये इस फील्ड के अंदर ये टैलेंट है, और वो लोग आपको एंडोर्स करेंगे, ठीक है? तो ये है। अच्छा, उसके बाद जो है मतलब अगर आप एक्सेप्शनल प्रॉमिस के लिए जा रहे हैं, जो कि इससे कम वाली है, ठीक है? मतलब इसमें डिफरेंस यही है कि जो टैलेंट वाले लोग हैं उनको 3 साल में पीआर मिलती है और जो प्रॉमिस वाले लोग उनको 5 साल में पीआर मिलती है। ये डिफरेंस है। एंड आल्सो डिपेंड एक्सपीरियंस, राइट? पर एक्सेप्शनल प्रॉमिस, लाइक अगर आपका तो एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल से ऊपर का है, ठीक है, यू विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्शनल टैलेंट, देन यू नीड टू आपको सेम तरह की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी करनी पड़ेगी, यू नीड टू प्रूव लाइक यू हैव अर्नड दैट पोजीशन। ऑन द अदर हैंड एक्सेप्शनल प्रॉमिस जो है उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस लेस देन 3 years है, तो then you need to provide documentation accordingly, which will be much more lenient as compared to talent. मगर इधर इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपका मोर देन 5 years एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, और आपने रिसेंटली फील्ड चेंज की है, किसी ओल्ड फील्ड से किसी और दूसरी फील्ड से आप आए हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ ना, तो फिर जब आपने फील्ड चेंज की तब से लेके अब तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। अगर 1 साल का है, 2 साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एलिजिबल होंगे एक्सेप्शनल प्रॉमिस और एक्सेप्शनल टैलेंट के लिए। तो जो मुझे अभी तक समझ आई है, एक्सेप्शनल टैलेंट बेटर है उसमें, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़ी रिक्वायरमेंट तो सेम है बेसिकली, जो आपका एक्सपीरियंस या एविडेंस रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सेप्शनल टैलेंट। नहीं, नहीं, एक्सेप्शनल प्रॉमिस में कम है, ठीक है? हुँ, लेकिन हुँ। पता है क्या है? लेकिन ये चीज़ ये भी है कि जो 5 साल तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी बंदे का 5 साल का एक्सपीरियंस हो और किसी बंदे का 2 साल का एक्सपीरियंस हो और दूसरे उस 2 साल के अंदर वो अचीवमेंट की है, जो कि 5 साल से ज़्यादा बंदे वाले ने की हुई। तो आई एग्ज़ैक्टली। थिंक इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मली के यानी कि अगर आपने यू कैन अप्लाई फॉर दैट, और इवन आप अप्लाई करेंगे ना, लेट्स से अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी मिसाल देता हूँ मैं अगर अगर मैं समझता हूँ कि मेरे पास एक्सेप्शनल टैलेंट आई थिंक आई एम एलिजिबल फॉर एक्सेप्शनल टैलेंट, मैं अप्लाई करता हूँ, तो वो लोग डिटरमाइन करेंगे कि एग्ज़ैक्टली। मैं एलिजिबल किस में से हूँ। तो यू हुँ, थिंक हुँ। यू कैन अप्लाई फॉर वन, बट दे विल डिटरमाइन कि यार ये बंदा वाक़ई टैलेंट में फ़ॉल कर रहा है कि प्रॉमिस में फ़ॉल कर रहा है, बेस्ड ऑन देयर लाइक व्हाटएवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इवैल्यूएशन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो वो हुँ, लोग वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा जो है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है ये वाक़ई टैलेंट में फ़ॉल कर रही है कि प्रॉमिस में फ़ॉल कर रही है। बट ओवरऑल जो प्रॉमिस की जो है ना वो उसमें ये है कि आपने एटलीस्ट जिस तरह टैलेंट के अंदर तो ये था ना कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इनोवेशन होनी चाहिए आपके पास। लेकिन टैलेंट में है कि आपने एटलीस्ट वन और वन और एटलीस्ट वन एग्जांपल आपने जो देनी है कि आप फाउंडर हैं या एम्प्लॉय हैं, तो आपने जो है मतलब कोई आउटसाइड ऑफ द वर्क कोई ऑक्यूपेशन के जो आउटसाइड जाके आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को उसने बेनिफिट किया है, ठीक है? और उसमें यही है कि आपने यू हैव टू बी अ पोटेंशियल टू बी अ लीडर। सो देयर आर 2 थिंग्स, वन इज़ ऑलरेडी अ लीडर, recognized leader in the talent category। प्रॉमिस में यह है कि यू हैव पोटेंशियल टू बी अ लीडर इन दैट टेक्नोलॉजी। जो आपने पहला एटलीस्ट पहले 2 स्टेप्स लिए हैं, जो कि यू कैन सी कि आपने 5 साल बाद या आप कोई लीडर बन जाएँगे इस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं। वन इज़ वेरी इन द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर, द अदर इज़ हैव ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन दोनों का बेसलाइन ये है कि दे हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है? एंड यू हैव टू प्रूव दैट।
या सो बेसिकली इन नटशेल जो है एक्सेप्शनल टैलेंट, एक्सेप्शनल प्रॉमिस की रिक्वायरमेंट सिमिलर्स हैं, ठीक है? और उसमें जो की रिक्वायरमेंट है बेसिकली 2 हैं। एक तो है कि आपका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड हो इनोवेशन के अंदर, ठीक है? अगर आप प्रॉमिस के लिए जा रहे हैं एटलीस्ट यू नीड 1 और 2 एग्जांपल्स ऑफ दैट। अगर आप टैलेंट के लिए जा रहे हैं आपका जो है वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो जैसे मेयर ने बताया। और इसके अलावा जो है अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती देन यू कैन सिंपली गो फॉर अनदर की रिक्वायरमेंट जो उसमें ये है कि आपका प्रूफ ऑफ रिकग्निशन हो आउटसाइड ऑफ योर वर्क ऑक्यूपेशन, ठीक है? कि आपकी जो डे टू डे रूटीन चल रही है जॉब की उसके अलावा आपने क्या कंट्रीब्यूशन की है, आपने कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट किया है, उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, या आपने किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है, या फॉर एग्जांपल इवन आपके हम की एग्जांपल में डिटेल में जाएँगे बाद में, बट इवन इफ यू हैव मेड अ वीडियो एंड दैट वीडियो हेल्प्ड मिलियंस ऑफ पीपल, स्टिल दैट इज़ अ रेफरेंस फॉर यू, कैन वर्क फॉर यू। और इसमें जो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है, उसमें से बेसिकली की रिक्वायरमेंट तो आपको फिल करनी ही करनी है ना, फुलफिल करनी है। उसके बाद जो है क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स हैं। क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स में आपके पास सिंपल जो है वो आपका एक एस्पेक्ट आ जाता है, आप कंटिन्यूअस लर्निंग कर रहे हो, ठीक है? अगर आपके पास ऐसा रिकॉर्ड है कि यू आर टेकिंग सम कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ जिनकी जो है वो ड्यूरेशन मोर देन 20 आवर्स है, या आप अपनी लर्निंग किसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ वन एविडेंस यू कैन शो, ठीक है? उसके अलावा अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं इवन, ठीक है? आप वो शो कर सकते हैं, इवन के एंडोर्समेंट आपके सुपरवाइज़र्स की तरफ से वो भी आप शो करवा सकते हैं इस क्वालिफाइंग में। आई थिंक दैट्स द मेन थिंग राइट? वी टॉक्ड अबाउट एनीथिंग एल्स? नो आई थिंक ये मेन चीज़ें हैं। ये जो है नेक्स्ट हम लोग आई थिंक द नेक्स्ट थिंग इज़ टू गो टू लाइक फास्ट ट्रैक एप्लीकेशंस कि हम लोग लाइक यानी कि फास्ट ट्रैक की भी एक ऑप्शन होती है ना, हुँ, जैसे हुँ, आपको हुँ। पहले बताया कि अगर आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल टाइम डिफरेंट होता है फास्ट ट्रैक पे, तो आई थिंक इट्स जस्ट अ स्मॉल पॉइंट दैट वी वांट टू मेक इट कि अगर आपने फास्ट ट्रैक पे करना है, तो उसके लिए भी जो है ना आपको 3 में से 1 कैटेगरी जो है ना क्राइटेरिया मीट करना है। तो पहला तो ये है कि अगर आपने एविडेंस प्रोवाइड करना है कि यू इंटेंड टू सेटल आउटसाइड ऑफ ग्रेटर लंदन, बिकॉज़ पीपल वुड प्रेफर कि यार कि अगर आप लंदन के बाहर यानी कि बाकी सेक्टर्स में भी अपनी जो है ना प्लान्स और अपने अगर अपने आप को एक्सपैंड करें, आप यहाँ पे आके सेटल हों, तो प्रोवाइड अपनी योर क्वालिफ़िकेशन और योर अपना जो एक्सपर्टीज़ है आउटसाइड ऑफ लंदन अगर प्रोवाइड करें डिफरेंट एरियाज़ में, तो देन यू कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक। अगर आपने सीनियर मैनेजमेंट में हैं या सीटीओ हैं, सीईओ हैं किसी कंपनी के, सीएमओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जो आप जितने भी जो यानी कि हायर मैनेजमेंट के जो अगर आप बंदे हैं, तो यानी कि आप और तो देन यू कैन आल्सो अप्लाई, ठीक है? लेकिन ये है कि ये फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेप्शनल टैलेंट के लिए होती है, एक्सेप्शनल प्रॉमिस के लिए ये आप नहीं कर सकते, ठीक है? और तीसरा ये है कि अगर जो है ना अगर आप यूके के किसी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के अंदर आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिफरेंट एक्सेलेरेटर्स प्रोग्राम में फॉर बार्कलेस का है, ठीक है? फाउंडर्स फैक्ट्री है, डिफरेंट जो है ना प्रोग्राम्स हैं, एक पीडीएफ के अंदर पूरी लिस्ट दी हुई है। तो अगर आप उनमें से किसी में से सिलेक्ट हो गए, तो आप आल्सो जो है ना यू कैन अप्लाई फॉर फास्ट ट्रैक कैटेगरी। तो उसमें ये होगा, सिंपल बेनिफिट ये होगा कि आप जो है आपकी जो एक्सेप्शनल प्रॉमिस टैलेंट की जो वो है एप्लीकेशन, वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। बेसिकली जल्दी इंडोर्स हो जाएगी, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। प्रोसेसिंग टाइम्स फॉर होम ऑफिस इज़ द सेम, बट फॉर टेक्नीशियन दे विल मेक श्योर दैट आपका एंडोर्समेंट का रिजल्ट है वो जल्दी आए। आई थिंक जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो है 8 वीक्स का। और अगर आप फास्ट ट्रैक के लिए एलिजिबल हैं, दे विल डिसाइड एक्चुअली। दे यू इफ यू डोंट मीट दिस क्राइटेरिया इट्स फाइन। आई थिंक इट विल नॉट एक्चुअली डिस्टर्ब योर एक्चुअल एप्लीकेशन के जो आपकी एंडोर्समेंट बॉडी है वो बेसिकली इस क्राइटेरिया को जस्ट लेगी कि कितना क्विकली हम इसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। वो आपकी एप्लीकेशन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ये क्राइटेरिया जो है वो नहीं करेगा, सिर्फ एप्लीकेशन को फास्ट करेगा। और टेक्नीशियन इज नॉट लायबल टू टेल यू ईदर यू आर ऑन फास्ट ट्रैक और ईदर यू आर ऑन
नॉर्मल एप्लीकेशन। तो आई विल से कि आप अपना रिजल्ट, अगर आपने एप्लीकेशन इस तरह सबमिट की है, तो 18 टू, आई विल से 3 टू 8 वीक्स के दरमियान दरमियान जो है वो इनका डिसीजन आ जाना चाहिए इंडोर्समेंट बॉडी का टेक्नीशियन के थ्रू। But these are just time frames. Sometime it can take more time, sometime it can take less time, depending on the evidence you are showing. If your application is very strong, they will straightforward, they will give you the endorsement very quickly. But the main problem right now is that the technician is closing on in 25 days. And the Mm, other problem is at the moment is that it's the end of the term, which is that because they start from 1st April to the next year April. So April this is the 12. last 25 days and they're closing down. Yeah. So they might have a lot of backlog at the moment. Okay. And they of course and they would want to process as many as people before they go. So I don't know what's the actual situation at the moment, but then like you can apply if you want to. I know two people who applied like last week, so you can take your chances. Of course, Tech Nation is closing down, but the global talent route will exist through some other like endorsement body. So maybe agar if they can't accept your application, if they think that they're closing down and they're not going to recognize you, then you can use this application, all this application or documents for any other endorsement body that will come after technician. Yeah. So So the next visa route will exist here. हाँ, so next is basically जो मेन चीज़ है कि ठीक है हमें पता है कि टेक हमने अभी तक अब हमने जो अभी तक चीज़ें कवर की हैं कि वो टेक्नीशियन क्या ये ग्लोबल टैलेंट टेक्नीशियन के थ्रू क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि 2 कैटेगरीज़, 2 स्टेजेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड करें, दिस इज़ द मेन थिंग एंड Yeah. लाइक व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स इफ यू थिंक यू आर एलिजिबल, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है ना वो है पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है? अगर आप इवन कि यू अप्लाई फॉर पीएचडी यू हैव टू अप्लाई फॉर पर्सनल स्टेटमेंट। सो बेसिकली इसमें मैक्सिमम 1000 वर्ड्स हैं, ठीक है? और ये है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने खुद ही लिखनी है, उसमें एक्सप्लेन करना है कि हाउ योर आप किस तरह यूके में डिजिटल टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? उसमें बेसिकली ये है कि आपने ओवरऑल ये चीज़ें कवर करनी है कि व्हाई यू वांट टू कम टू यूके, आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, ठीक है? किस रीजन में रहेंगे, किस सिटी में रहेंगे और यूके के जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, आपके आने से उसको क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है? ठीक है, क्या आप मतलब क्या चीज़ क्रिएट करेंगे, क्या मार्केट क्रिएट करेंगे, कौन-सी ग्रोथ वेक्टर एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ठीक है? तो बेसिकली आपने अपने डायरेक्ट ऑक्यूपेशन के अलावा आप क्या-क्या चीज़ें करेंगे जिससे यूके की डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर बेनिफिट करेगी। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज़ इवेंचुअली वो लोग ये देखेंगे कि यार इस बंदे के आने से मुल्क को हमारे मुल्क के इस डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर को क्या बेनिफिट आ रहा है। ये बंदा Exactly. क्या बेनिफिट लेके आ रहा है, ये लायबिलिटी आके नहीं बन रहा, ठीक है? यहाँ पे आके बेनिफिट क्लेम करना नहीं शुरू हो गया, यहाँ पे आके जो है सिस्टम को मतलब ये अब्यूज़ नहीं कर रहा। इसको फ़ायदा क्या हमारे लोगों को क्या फ़ायदा दे रहा है? दैट्स द ओनली रीज़न दे वांट टू ब्रिंग यू हियर एंड गिव यू द वीज़ा पीआर व्हिच टेक्स समटाइम्स लाइक 10 इयर्स एज़ वेल फॉर तो आपको इतना बेनिफिट दे रहे हैं एंड दे वांट समथिंग इन रिटर्न एंड दे वांट टू सी कि आपने क्या हमें फ़ायदा देना है। Yeah, exactly. It's very tricky actually. This personal statement is the main, I will say, building block of your application. और उस बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी देगी, जो जजेस बैठे हैं कमेटी में आपकी एप्लीकेशन को असेस कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कि आपने आके करना क्या है। बेसिकली यू नीड टू प्रोवाइड अ कंक्रीट प्लान कि व्हाट टेक्नोलॉजी सेक्टर यू आर गोइंग टू टारगेट, उसकी ग्रोथ कैसे आएगी ओवर टाइम, ठीक है? और वो किस तरह जो है कौन-कौन सी आप एक्टिविटीज़ करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेसिकली जस्ट नीड टू प्रोवाइड अ प्लान इन 1000 वर्ड्स। और इनको इसको मैं इसको बोलूँगा कि दिस इज़ अ जॉब एप्लीकेशन, जस्ट ट्रीट इट एज़ अ जॉब एप्लीकेशन एंड टेक इट वेरी सीरियसली। जिस तरह आपकी एक पीएचडी की एप्लीकेशन है, इवन
I will say that is more relaxing sometimes. This is more, I will say, tricky and challenging because they are going to give you the work visa in UK for 5 years. That's not a minor thing, right? And people really struggle for that. आप इस रूट के थ्रू 5 साल का इनके साथ वर्क वीजा ले सकते हैं और उसके बाद आप परमानेंट यूके में सेटल हो सकते हैं. सो स्टेक्स आर हाई. यू आर आस्किंग देम अ बिग थिंग. मगर उसके रिटर्न में दी स्टेटमेंट शुड बी वेरी कंसाइज, टू द पॉइंट, और इम्पैक्ट शो हो रहा हो in terms of numbers and in terms of actual progress which you will bring in the UK. इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे दूसरी नॉर्मल पीएचडी की एप्लीकेशन आप जनरल बात कर रहे हैं, उस तरह से नहीं. जो जजेस बैठे हुए हैं उनको आप इजीली जो है वो पता लग जाएगा कि आप सिंपल जो है वो ब्लफ कर रहे हैं या जो चीज़ आप कह रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है. तो बेसिकली यू नीड टू प्रूव इट, एंड देन you also need to provide your CV. So in your CV you need to outline your career and any relevant publication history. और वो सीवी भी बड़ी कंसाइज होनी चाहिए, जो है वो सिंपल 1 पेज की हो, A4 पेज, फ्रंट एंड बैक बोथ, नॉट मोर देन दैट. और उसके अलावा सीवी के अलावा और पर्सनल स्टेटमेंट के अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिट है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. They need 2 letters of recommendation from 2 different recognized experts. वो आपके जो है वो किसी कंपनी से हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से हो सकते हैं. They don't need to be UK based. They can be anywhere in the world, actually, who can actually provide you that kind of support. और उन्होंने बेसिकली सेट ऑफ रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसा होना चाहिए. आई थिंक अमेर ने रिसेंटली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा है, तो आई थिंक अमेर बताएं तो हमें. बेसिकली आई थिंक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये है कि यार ये बंदा जो कि एक्सपर्ट है किसी फील्ड के अंदर, दे मस्ट बी क्वालिफाइड टू असेस योर क्लेम टू बी अ पोटेंशियल लीडर. वो आपके जो क्लेम्स आपने डाले हैं ना कि यार मैं एक्सपर्ट हूँ, उसको वेरीफाई करें और वो बंदा भी किसी कंपनी, किसी अच्छी कंपनी का रिकग्नाइज सीनियर बंदा हो. ठीक है. मतलब आप कह रहे हैं कि जो रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड कर रहा है वो अपने प्रूफ भी प्रोवाइड करे. नहीं, अपने हाँ, उसका बेसिकली ये है कि वो लोग ये भी देखेंगे कि यार ये बंदा जो कि रिकमेंडेशन लिख रहा है, दे आल्सो आस्क फॉर हिज सीवी एज़ वेल, कि जो एक्चुअली मुझे रिकमेंड कर रहा है, वो कितना कैपेबल है, हिम हाँ. एज़ वेल. ये तो नहीं मैं किसी ऐसे बंदे को किसी गली की कंपनी को उठा के और उसके हेड को कहे कि मेरे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखे. दे आल्सो सी कि यार वो बंदा जो लिख रहा है रिकमेंडेशन लेटर, वो भी किसी अच्छी किसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट है. ठीक है. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, इस पॉइंट पे मुझे डाउट हो रहा है, जो हम नॉर्मल पीएचडी की एप्लीकेशन का रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे होते हैं, ठीक है, वो तो सिंपल 1 पेज पे जो है प्रोफेसर नीचे अपने साइन कर देता है, मोहर लग जाती है, दैट्स इट. इसमें भी ऐसा ही है. ठीक हम्म. है. आपने वही करना है, लेकिन इवेंचुअली वो क्या करेंगे कि जो वो दो चीजें देखेंगे, जो क्या है, जो ग्लोबल ये टेक्नीशियन वाले हैं, वो ये देखेंगे कि यार कि जो उसने लिखा है, जो इसने प्रोवाइड प्रूफ किया है, जो रिकमेंडेशन लेटर में लिखा है, वो वाकई उसके सपोर्ट को जो उसने अपने आप को क्लेम किया है वो मैच मैच करता है. और सेकेंडली कि जो बंद इस लेटर की वर्थ कितनी है, वर्थ हम्म. डिटरमिन होगी जो लिख रहा है, वो बंदा क्या है जो लिख रहा है. अगर तो वो बहुत ही मतलब लेट्स से कि अगर वो नोबेल पीस प्राइज बंदा है जो कि किसी को रिकमेंडेशन लेटर दे रहा है, या वो यूके में किसी बड़ी कंपनी का हेड है, ठीक है, या वो किसी और कंपनी का बड़ा मतलब रिकग्नाइज पर्सन है, तो उस बंदे की भी वैल्यू चेक करेंगे ना, क्योंकि उसके हिसाब से उसको वेट देंगे. ठीक हम्म. है. इस तरह तो नहीं है कि मैं अपने किसी चाय चाय जो है ना चाचे ताए मामे से मैं लिखवा लूं और वो मेरा का सारा वो जो है ना वो कर ले. तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वो कि वो ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे, उस बंदे की अपनी सीवी भी मांगते हैं और उससे उसका पर्सनल भी ईमेल भी मांगते हैं सारा कुछ, और वो भी ये भी देखते हैं कि मैं ये इसकी भी बंदा जो प्रोवाइड कर रहा है ये क्या कौन है. ठीक सही है. सही हाँ, सही. तो जब रिसेंटली मैं रिकमेंडेशन लेटर लिखा तो मैंने बेसिकली वो ये लिखा था कि आई हैव गॉन थ्रू द ग्लोबल टैलेंट एक्सपीरियंस. ठीक है.
माई सेल्फ, और मैंने जो है मतलब मैं बेसिकली मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, दिस इज़ मेरी कंपनी, दिस इज़ माय बैकग्राउंड। तो ऑफ कोर्स दे वुड ट्रस्ट अ पर्सन जिसने खुद ग्लोबल टैलेंट लिया हुआ है, ठीक है? और वर्सेस मतलब कोई बंदा जिसने यानी कि किसी भी कंपनी का पाकिस्तान में कोई जस्ट अ सीनियर एग्ज़ेक्युटिव, ठीक है? तो ऑफ कोर्स अगर आप तो यूके में कंपनी है, तो वो तो ईज़िली वेरीफ़ाई कर सकते हो ना, या ठीक है? कंपनी यूके में है, वो लोगों को पता है कि यार ये कंपनी कौन-सी कंपनी है, किस लेवल की कंपनी है। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे का प्रोवाइड करें जो पाकिस्तान में है, जो कि मतलब कंपनी इज़ नॉट अ बिग कंपनी, नो वन नोज़ अबाउट दैट, तो इट डिपेंड्स कि दे वोंट टेक इट वेरी सीरियसली, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि आपका लेवल, बंदे का लेवल क्या है और कहाँ पे जॉब करता है, ये बहुत ज़रूरी है। सही, सही। आई थिंक इसमें एक और पॉइंट है कि अगर वो प्रूव नहीं कर पाते ना आपके रेफ़री की वर्थ, कि जो आपको हुँ, रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड कर रहा है, दे कैन ईदर डिले योर एप्लीकेशन और दे विल सिंपली रिजेक्ट योर एप्लीकेशन आल्सो। हुँ। So I think this is very critical, and you need actually 2 recommendation letter, not only 1. Yeah, So I think that like you can I think like I know a couple of people that they gave like even two, more than two, just to make their like application more stronger, ठीक है? तो बेसिकली ये है कि जो है ना, अम, अब किसी भी नॉर्मली होता है कि किसी भी कंपनी का जो है ना वो यानी कि जो हायर जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, वहाँ से उससे आप रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं, ठीक है? और जो लिख रहा है उसकी अपनी सीवी भी चाहिए, ठीक है? उसकी ईमेल भी चाहिए, और वो उसके वेरीफाई करेंगे कि जो है ना ये वाक़ई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, कि नहीं है, ठीक है? और आपका जो है ये भी बताना चाहिए कि वो बंदा आपको कैसे जानता है, आपने क्या काम किया हुआ है, उसने वो क्या समझता है कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? एक तो आप अपना बता रहे हैं ना कि मेरी अचीवमेंट क्या है, वो बंदा भी करेगा वेरीफाई कि आपकी क्या अचीवमेंट है, ठीक है? तो दूसरा वो कहेगा कि आप वो किस तरह समझता है कि आप एक पोटेंशियल लीडर हैं, ठीक है? या आप एक्सेप्शनल टैलेंट है, ठीक है? अम, और ये भी बताना है कि आप बेसिकली व्हाट कंट्रीब्यूशंस दैट यू वुड मेक इन द यूके, ठीक है? और अगर आपकी फ्यूचर में कोई एंगेजमेंट होगी, तो क्या? तो वो आपकी डिटेल भी माँगेंगे, अगर आप रिकमेंडेशन लेटर वाले के बंदे की डिटेल माँगेंगे, और देन दे विल बी लाइक स्पेशली लाइक दे वुड वेरीफाई ऑल दोज़ डिटेल्स। जनरल रिकमेंडेशन लेटर्स जो है मतलब अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि मतलब आपने मतलब एक रिकमेंडेड में बंदा अच्छा है, जैसे नॉर्मली लिखते हैं यार, ठीक है? ही इज़ गुड, नो, दे हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, दे हैव टू मैच द क्लेम्स एंड प्रोवाइड ऑल दोज़ बेनिफिट्स। सो अगर आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर लिख के दो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि यार वो बंदा भी कोई उसको अच्छा उसका मेरा करियर ट्रैक रिकॉर्ड हो, लोग ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कर सकें उसको, और उसकी कोई प्रूवन एक्सपीरियंस हो, अम, और देन वो बंदा बताएगा वो आपको जानता कैसे है, कैसे आप उसको जानते हैं, कितना काम साथ में किया है, वो वेरीफाई करे कि यार ये आपने वाक़ई अचीव किया, और यहाँ पे आके यूके में आके आप अचीव क्या-क्या कर चीज़ें करेंगी। yeah, ऑल I द think बेस्ट। so. Yeah, I think a normal person cannot give this recommendation. I feel like क्योंकि इसमें पहली बात कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू आर टेलिंग अ सेकंड पर्सन हु डज़न्ट नो द प्रोसेस, या उसके पास उस तरह की अवेयरनेस नहीं है, या उतनी नो हाउ नहीं है टोटल प्रोसेस की, आई डोंट थिंक दैट पर्सन कैन गिव अ गुड रिकमेंडेशन लेटर। इट्स इम्पॉसिबल। उस बंदे को जो है वो खुद या तो उस प्रोसेस से गुज़रा हुआ हो, ठीक है? या उस प्रोसेस की वर्थ का पता हो, या उसके स्टेक का पता हो, ठीक है? कि क्या इसका कन्क्लूज़न होगा अगर ये सारा कुछ रॉन्ग वे में जाता है। तो आई थिंक इसमें सिंपली पाकिस्तान में जो कंपनीज़ में लोग काम कर रहे हैं, दे विल नॉट इवन नो अबाउट दिस टेक्नीशियन रूट, राइट? They need to get awareness, I will say, before, writing anything. या Uh, okay, या let's. आई थिंक बेटर मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, यू गेट समवन फ्रॉम द यूके, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? किसी के साथ अगर आपने काम किया है, ठीक है? मैं अगर चलो अगर अगर पाकिस्तान में भी या किसी और जगह पे भी अगर कंपनी है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल है, ठीक है? देन दैट्स फाइन, ठीक है? लेकिन अगर नॉर्मली आई वुड प्रेफर कि टू गेट समवन
फ्रॉम द यूके जो कि आपको वेरीफाई कर सके। सिंपल एज दैट। Yeah, I think a good reputable company with good uh, job title, I think, will do the job. Like for example, user experience or whatever engineer at certain company, they will simply say online, okay, this company exists and they are doing such kind of job and they are using the user experience or data scientist to do the job, so they don't need to go into that detail of evidence search. तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, बेसिकली इस टोटल एप्लीकेशन में यू हैव टू प्रोवाइड 10 पीसीज ऑफ एविडेंस। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें की पॉइंट्स थे और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, तो उनको प्रूव करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड 10 एविडेंस। जो हर एविडेंस है वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल वो आपकी डिग्री है तो 1 पेज की होनी चाहिए, या आपका ऐसे एविडेंस हैं जो मल्टीपल पेजेस पे हैं, ठीक है, उनको आपने समराइज करना है, 1 पेज पे लेके आना है, ठीक है, अगेन A4 पेज। और इसमें जो अगर पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया, फास्ट ट्रैक ऑप्शन थी, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यूके में किसी टेक्निकल कंपनी में जॉब मिलती है, एप्पल में, गूगल में, या किसी भी टेक्निकल कंपनी में जॉब मिलती है, तो देन यू नीड टू आल्सो शो द एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी, each and everything you need to show and give the evidence of that also. I think now another important point, if you are providing any wrong information, even if you are providing correct information and that is not verifiable, and technician body thinks that's not the correct information provided by you, they can even inform the home office, and then you will be ineligible to move forward. So I think now we should discuss the examples of evidence which will make more clear sense for people who wants to apply. तो इसमें जो पहला है कि जो टेक्नीशियन आपकी जो एप्लीकेशन असेस कर रही होगी, वो बेसिकली आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, टेक्निकल ट्रैक रिकॉर्ड, बेसिकली उसको मद्देनज़र रख के आपकी पूरी एप्लीकेशन को वो देख रही होगी। उस काम का जो है वो कमर्शियल इम्पैक्ट कितना पड़ा है, ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स कितनी ज़्यादा हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, और जो आपने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की हैं, जो आपने रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड किए हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और इन सारी जो प्रोफाइल आपने बेसिकली आपने जो पिक्चर पोर्ट्रे की है टेक्नीशियन को, उसका यूके आके इम्पैक्ट क्या होगा इनकी सोसाइटी के ऊपर, या जो आपका यूके का डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें आप कैसे आके जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें सारे तरह के एविडेंस आ जाते हैं, नॉट ओनली एकेडमिक बट आल्सो इफ यू हैव लाइक company experience, you should have actually the letter or at least some kind of record which can prove that you have that kind of relevant experience. मुझे लगता है पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कॉमन कि अगर आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया है तो आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, इस तरह का कोई चक्कर है ऑफिशियल? देते हैं, हम्म। कोर्स देते हैं। आई थिंक जो है ना, एक्सेप्शनल जो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं ना, ठीक है, आपने अब ज़ाहिर जैसे आपने शुरू में बताया कि आप समझते हैं कि आप एक्सेप्शनल टैलेंट है या एक्सेप्शनल प्रॉमिस है। अब आपने अप टू 10 पीसेस ऑफ एविडेंस देने हैं, ठीक है, 10 मैक्स है। तो 10 डॉक्यूमेंट्स में आपने बताना है कि मैं क्यों एक्सेप्शनल टैलेंट हूँ, एक्सेप्शनल प्रॉमिस हूँ, ठीक है। अब जब व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्शनल टैलेंट, ठीक है, जो कि बंदा ज़्यादा, जो वो बंदा जो कि ज़्यादा एक्सपर्ट है कंपेयर टू एक्सेप्शनल प्रॉमिस, तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले तो भई आपने प्रोवाइड करना है कि भई आप अम, जो है ना, कोई आपने इनोवेशन किया, ठीक है? कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका मार्केट के अंदर जो रेवेन्यू आया है, वो आपने प्रोवाइड करना है। अब ये लिस्ट ऑफ एविडेंस है कि जो कि आपको, और जितने आप नंबर्स प्रोवाइड करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर्स, ये आपको इतने पैसे मिले हैं, आपने स्टार्टअप फाउंड किया है, ये आपको फंडिंग मिली है, जितने नंबर्स, डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, उतनी आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होगी, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर आपने जो है कोई आपने बिज़नेस आपने किया है, ठीक है, तो आपने ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं आपके, ठीक है, ये आपकी आज साल की प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है,
उसके बाद जो है ये अब आपकी सेल्स हैं, ठीक है, जितने कस्टमर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब आपने जितनी भी ये डिस्ट्रीब्यूशंस है, ऑल दोस थिंग्स दैट कम्स विद द बिजनेस, सेल्स एंड ऑल दोस स्टफ, numbers, money matters. You have to provide evidence for that. ठीक है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी था कि आप कंपनी में भी एम्प्लॉय हैं, तो आपने बताना कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सैलरी है, ये बोनस है, ये इक्विटी है, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि मतलब उसके लिए। तो अगर आपने दूसरा क्राइटेरिया ये था कि आपने, एक तो ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, सेकंड क्या था? सेकंड ये था कि आपने आउटसाइड ऑफ योर डे टू डे जॉब कुछ काम किया हो, उसका भी आपने चीज़ें शो करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस राना ने पहले बताया कि आपने कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट काम किया, ठीक है, और उसकी लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। आपकी गिटहब प्रोफ़ाइल है, ठीक है, और आपने मतलब ना कोई लाइब्रेरी क्रिएट की है और लोग जो है उसको यूज़ करी जा रहे हैं, ठीक है। और पीपल लव्ड इट एंड दे हैव बीन यूजिंग इट इन देयर ओन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आपकी स्टैक ओवरफ्लो की प्रोफ़ाइल है, जो कि आपकी कोडिंग के अंदर और आपकी कंट्रीब्यूशन शो करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है मतलब आपकी वीडियो टॉक्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ठीक है, जिसके बड़े जो है ना बड़े व्यूज़ आ रहे हैं और आपने यूनिवर्सिटीज़ में, कंपनीज़ के अंदर जाके आपने उनको बहुत बेनिफिट पहुँचाया है सोसाइटी को, ठीक है। कोई आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में, ठीक है, नेशनल डिफरेंट जो ऑनलाइन और फिज़िकल रिसोर्सेज़ होते हैं, वहाँ पे जाके आपने ठीक है, और आपने जो है मेंटरशिप की है किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूट को, ठीक है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग की है, ऑल दोज़ थिंग्स। सो बेसिकली दीज़ आर द थिंग्स दैट एक्चुअली आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर डे टू डे जॉब। ये चीज़ें होती है जो इंसान डे टू डे जॉब के आउटसाइड करता है, और इसके अलावा और भी कैटेगरी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने ये सारा एविडेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है? इसमें इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ लेट्स समराइज़ इट एक्चुअली बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड होल इम्पोर्टेंट बिट इन दिस होल डिस्कशन। तो बेसिकली की क्राइटेरिया में आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? या तो आप प्रूव करें यू हैव द गुड टेक्निकल ट्रैक रिकॉर्ड। If you are on business side, you need to give the numbers in terms of revenue, each and everything. अगर आप बिजनेस साइड पे नहीं हैं, यू हैव अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, आपको वो सारा शो करना है। सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फॉलोइंग इन दैट क्राइटेरिया, देन यू कैन गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया कि यू नीड टू प्रूव व्हाट यू हैव डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटसाइड ऑफ योर जॉब रूटीन, ठीक है। I think that part is maybe can be relevant for for fresh graduates who are working in companies with 3, 4, 5 years experience, I will say. अगर आपकी GitHub की profiles established हैं and you have a lot of following and you are doing work in collaborative, या आपने कुछ ऐसी tweaks की हैं folks, या जो भी किया है आपने कुछ projects के अंदर, ठीक है, आपने अपना कंट्रीब्यूट किया है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, और वो वाइडली यूज्ड हो रहा है, ठीक है, उसको उसको भी बेस बना के कह सकते हैं कि यू हैव दिस significant work done and based on that you want to fulfill your key criteria, ठीक है। और उसमें जो दूसरी मेजर मुझे इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगी इधर, वो लगी कि वीडियोस की, ठीक है, कि अगर आपकी वीडियोस जो हैं वो टेक्निकल कंटेंट, फॉर एग्जांपल यू आर टीचिंग समथिंग रिलेटेड टू डाटा साइंस फॉर एग्जांपल, and you have lot of viewership and people are following you and you are significantly contributing in that domain, so still you can use it as a reference, and actually these kind of references are very easy to check. अगर आपकी GitHub प्रोफाइल है, you can provide the link. अगर आपकी YouTube पे चैनल है और आपका YouTube पे एक सिंपल जो है वो अपना स्कूल एक तरह का चला रहे हैं, you can also provide the detail of that. और उसके बाद अगर आपका जो है आपकी लीडरशिप ऐसी आप कर रहे हैं जो कि वाकई प्रेस में भी आ रही हैं, तो एक तो आप एक ही चीज़ ये है कि आप लीडरशिप रोल्स में हैं, बट यू कांट रियली प्रूव यू आर इन लीडरशिप रोल बिकॉज देयर इज नो सच एविडेंस। सो मेक श्योर इफ यू आर इन लीडरशिप रोल समवेयर, you should actually get the evidence to prove
that. And you should actually keep record of everything you are doing in the past. So these kind of things are not, you will get it in one day. So these things are your previous record which they wanted to see, and you actually build these kind of records over time. तो बेसिकली जो अगर नए स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं जो अंडर ग्रेड में हैं या अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो बेसिकली दीज थिंग्स कैरी अ वेट। तो इनको लाइट ना लें, अपने बैचलर या अंडर ग्रेड लेवल से ही इन चीज़ों को जो है वो ग्रूम करना स्टार्ट कर दें। यू नेवर नो कि किस पॉइंट पे जाके ये चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं आपकी ओवरऑल प्रोफाइल में। आई नेवर थॉट कि यूट्यूब वीडियो जो है उसकी व्यूअरशिप भी एलिजिबल है। अगर सिग्निफिकेंट व्यूअरशिप एक वीडियो पे है आपकी, या आपने कोई कॉन्फ्रेंस टॉक दी है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुनी है, that can also make you eligible for that. Okay, so let's move forward towards the qualifying criteria. So Mer, do you want to? आई थिंक बेसिकली जो जिसमें दो है ना, एक की क्राइटेरिया है, वो आपने दोनों में से एक मैच करना, ठीक है। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपने एटलीस्ट दो क्राइटेरिया मैच करने, ठीक है। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कौन से हैं, ठीक है। आई थिंक सबसे पहले जो अगर आपने प्रोवाइड करना है कि आपने सिग्निफिकेंट टेक्निकल, कमर्शियल और एंटरप्रेन्योरल कंट्रीब्यूशन की हो, ठीक है। तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन में क्या होता है? एक तो होता है ना कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपने इम्पैक्ट क्या, उसकी जो कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट क्या है। एक तो आपने इनोवेशन किया ना, लेट्स से कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन बनाया, ठीक है। तो उसकी ये मेरी इनोवेशन है, बट उसकी सिग्निफिकेंस भी मैंने प्रूव करनी है कि इसका इनोवेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो ये आपने मतलब शो करना है, ठीक है। जैसे वही डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपने यानी कि उसकी सेल्स शो करनी है, ठीक है। यानी कि आपने आपकी आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी सक्सेस में कैसे किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की सक्सेस में जो है वो कैसे फैक्टर इन की है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मोर और लेस दे आर सेम सेम थिंग्स, बट देन यू हैव टू प्रोवाइड द इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यू नो you have to provide यानी कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है, दैट हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द पीयर्स, ठीक है। जो कि लोगों ने किया कि यार ये आपने इसके बाकी फील्ड में इसने इम्पैक्ट किया है इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ने। उसके जो है ना, आपने एज ए इंजीनियर किसी स्टार्टअप में काम किया, तो हाउ आपकी जिसकी आपकी कंट्रीब्यूशन ने कैसे उस स्टार्टअप के सक्सेस को फॉरवर्ड किया, ठीक है। और उसके Yeah. बाद जो है, अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने बताना है कि ये मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरी सैलरी है, ठीक है। और किस तरह आपने बियॉन्ड डे टू डे की एक्टिविटीज़ में जाके उस टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है। Yeah. अम, उसके बाद जो है मतलब आप अपने एम्प्लॉयर से लेटर ले सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर से कि लेट्स से आप किसी कंपनी में आप कह सकते हैं कि यार एम्प्लॉयर ने आपको लेटर दिया है जिसमें उसने बताया कि यार आपने वाक़ई इस कंपनी के अंदर आके को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन की। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। ये बेसिकली ये प्रूफ है, वो रिकमेंडेशन लेटर एक अलग क्राइटेरिया था, ठीक है। Yeah. उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट, आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है शोइंग योर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पर्सनल वर्क, गिटहब अकाउंट जिसमें हमने पहले बता दिया। वैसे बिजनेस केस के अंदर जो है मतलब आपने स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिलीवर किया है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट रिलीजेस आपने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। और सक्सेसफुल कंपनी लीड की, तो ऑल दोस थिंग्स दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरीज। अच्छा, तो So I think just to summarize this point, sorry, I'm cutting you. Um, जो की क्राइटेरिया है और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, दे साउंड सिमिलर, ठीक है। मगर जो डिफरेंस आता है, बेसिकली यू कांट गिव द सेम डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आल्सो। तो आपको बेसिकली डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी। सो आई विल एक्सप्लेन इन अ वे लाइक you started something, you take some initiative, that is your key criteria,
that will go to the key criteria. How you performed in that, initiative, that will go towards the qualifying criteria, where you will actually show your impact and how that impact leads to significant growth of something or significantly helped the community in the digital sector. So in nutshell, you need to give more evidence actually to prove that point. So in general, the rule they mentioned is you need to provide 10 evidences in that regard. So I will say accumulate everything possible technical which will prove your worth. Maybe that can also include appraisal letters from your employer. ओके, सो इसमें अगला पॉइंट आता है पोटेंशियल का, जो एक्सेप्शनल प्रॉमिस में था कि एक तो ग्लोबल एक्सेप्शनल टैलेंट था कि आप एस्टेब्लिश्ड जो हैं वो लीडर हो ना, और एक था कि आपके पास सिंपल पोटेंशियल हो टू बिकम अ लीडर इन दैट फील्ड ना। तो उस केस में आप बेसिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए आप किस तरह के जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट है कि आप जो है कि अगर आपने कोई किसी तरह की कोई छोटी-मोटी बुक लिखी हुई है, ठीक है? या आपने कोई ऐसा मटीरियल पब्लिश किया हुआ है, जो कि आपको उस फ़ील्ड के अंदर जो है वो एक तरह का इमर्जिंग लीडर या पोटेंशियल लीडर के तौर पे जो है वो यूज़ हो सकता है। बेसिकली वो जो बुक है उसके ऊपर वो प्रॉपर्ली पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है? दे विल लुक एट द पब्लिकेशन डेट एंड आल्सो ऑन द पब्लिकेशन मटीरियल। अगर आपने इंग्लिश में लिखी है दैट्स गुड, अगर आपने किसी और लैंग्वेज में लिखी है मे बी दे विल रिक्वायर ट्रांसलेशन आल्सो। और यहाँ आपने एक डिजिटल कंपनी जो है वो स्टार्ट की और उसकी बेसिकली आपने ग्रोथ की, और उस ग्रोथ की बेस पे जो है वो उसकी ग्रोथ में मे बी आपकी जो है वो न्यूज़ में खबर आई, या आपने जो है उसकी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कोड की, तो वो जो सारा एविडेंस है वो बेसिकली दे विल रिक्वायर इट। And basically all these evidence or media recognition should be published. आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने की है बट nobody recognized it externally. As I mentioned earlier, अगर आप लीडर हैं फील्ड के अंदर, you need to have some kind of press coverage to prove that. तो सिमिलरली इस केस में भी अगर आप पोटेंशियल लीडर हैं, you need evidence for that, and the only evidence is terms of media coverage or पब्लिकेशन। अगर आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं तो वो जो है वो सफिशिएंट जो है वो कंसीडर नहीं करते उसको, बिकॉज दैट इज योर सेल्फ पब्लिशिंग काइंड ऑफ थिंग। तो ये था इसके अंदर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें एक और जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था कि हम अपनी कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो कैसे प्रूव करें, ठीक है? पिछले पॉइंट तो हमने डिस्कस किए ना कि आप पोटेंशियल लीडर हैं, ठीक है? या आप जो हैं वो की क्राइटेरियाज़ को हमने डिस्कस किया ना। तो एक वन ऑफ द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आप कंटिन्यूअसली लर्न कर रहे हैं तो उसको आपने कैसे जो है वो प्रूव करना है। तो मैर इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ? आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि आपने ना, चलो अब तक आप काम कर रहे हैं ना, उसके बाद सेकंड इज़ कि यू आर एक्चुअली लर्निंग, यू आर अप टू डेट, यू हैव अप टू डेट नॉलेज। तो बेसिकली अगर आपने कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में आपने एनरोल किया हुआ है, ठीक है? तो एटलीस्ट 20 घंटे आपने उसको एविडेंस देना है एक कोर्स का, ठीक है? शॉर्ट कोर्सेज़ जो है ना वो लेस देन 20 आवर्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एविडेंस, ठीक है? तो बेसिकली आपने कोई टेक्निकल कमर्शियल कोर्स लिया है जिसमें आप क्लियर प्रोग्रेशन और अचीवमेंट आप शो कर सकते हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है? जिसमें आपने क्लियर प्रोग्रेशन शो किया है। सेकंड इज़ कि आपने जो है मतलब आपने जो कोर्सेज़ किए हैं सर्टिफिकेशंस दैट यू डू ड्यूरिंग द वर्क, ठीक है? फिर एजाइल में हो गया, स्क्रम में हो गया, लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, एक्सपेरिमेंटिंग विद लाइक स्टैक ओवरफ्लो, like कोडिंग लाइब्रेरीज, गिटहब और ऑल दोस थिंग्स, कि इसमें भी आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया और आपने लर्न किया, ठीक है? थर्ड इज़ के
आपने अपने जो सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, द ब्लॉकचेन और लाइक व्हिच इज़ वेरी फास्ट पेस्ड एंड यू आर एक्चुअली अप टू डेट एंड आपने कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड किए हैं, आपने टॉक्स दिए हैं, ठीक है? दिस इज़ व्हाट यू हैव लर्न्ड इन दिस यू हैव गॉन टू these conferences, provide them these evidence, and then, this is what you have learned. So basically, this is all they want to know is that कि आपने कंटिन्यूस लर्निंग अपने साथ-साथ आप किस तरह अपने आप को लर्न कर रहे हैं, ठीक है? और उसकी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मोर देन 20 आवर्स आपने दिए हों, ठीक है? अब यू कैन प्रोवाइड कि यार ये मैंने सर्टिफिकेशन की है, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन की है, आपने कोई एजाइल स्क्रम मास्टर का जो है वो सर्टिफिकेशन किया है, ठीक है? ऑल दैट स्टफ। तो यू कैन प्रोवाइड देम दीज़ एविडेंस और ये बेसिकली आपका अगर आप क्राइटेरिया आपका हो सकता है कंटीन्यूअस लर्निंग। तो आप कंटिन्यूअसली लर्न कर रहे हैं। और इसमें ये है ना, मैं ऐड करना चाहूँ कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड है इसमें, अगर आप कंटिन्यूअसली लर्न नहीं करते, यू विल बी फार बिहाइंड, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई नई लाइब्रेरी आ रही होती है, मतलब कोई न्यू पैकेजेज़ आ रहे होते हैं, या कोई न्यू डेवलपमेंट ऐसी आ रही होती है जो कि आपकी डे टू डे रूटीन या वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आप उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को लर्न नहीं कर रहे और आप प्रूव नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, देन दे विल थिंक नो, यू आर आउटडेटेड, and they will not actually think you are the best suitable person to come here, even though you are not learning that much. Still you are saying, okay, I am in touch with the new field, and I have some know-how about these tools, these technology. That is more than enough. And if you can prove that with some kind of certificates or with some kind of degrees or whatever, I think that is more than enough. तो इसमें जो अगला पॉइंट है, जो लास्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, वो था कि आपने कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना है अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ को बाय मेकिंग एकेडमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू रिसर्च। तो अगर आप बेसिकली रिसर्च फील्ड के अंदर हैं और आप इस रूट को लेना चाहते हैं एंड यू डोंट हैव अ पीएचडी डिग्री, देन हाउ यू कैन प्रूव इट? ठीक है, बेसिकली इफ यू हैव अ पीएचडी डिग्री, इफ यू हैव अ गुड research record, you can go with the other endorsement bodies, you don't need to go for technician. अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है and you did a very good project in your undergrad and you published it, so that publication can act as a record, but you cannot make base of your research which whatever you have done as a bachelor or master, you can't say that कि हाँ मैंने ये रिसर्च की थी या मैंने ये थीसिस लिखा था as an output. आपका थीसिस जो है वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। आपकी पब्लिकेशन जो है वो रिप्यूटेड जर्नल में है, जो कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फैक्टर के साथ है या गुड जर्नल में है, तो वो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरा कर देगी। इसके अलावा अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, आपके काम की बेस पे, ठीक है, अगर आपकी एकेडमिक अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ मे बी you got some medal, gold medal, silver medal, whatever, if you have got that kind of thing, that will also work. और दूसरा होता है डिस्टिंक्शन। अगर आपको जो है वो ऑनर्स की डिग्री मिली हुई है, दैट कैन आल्सो एक्ट एज अ प्रूफ। और इसके अलावा आपके जो सुपरवाइजर्स हैं वो आपको लेटर भी दे सकते हैं कि आपकी जो एक्सेप्शनल एबिलिटी है इस एकेडमिक फील्ड के अंदर प्रूव करने के लिए, बट वो लेटर जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपने पहले प्रोवाइड करना था एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उससे डिफरेंट होना चाहिए और सेम बंदे से नहीं होना चाहिए, डिफरेंट इंडिविजुअल से होना चाहिए। और इसके अलावा जो है, अगर आपको किसी सोसाइटी से अवार्ड मिला है आपके काम की बेस पे, फॉर एग्जांपल इफ यू पार्टिसिपेटेड इनटू सम society competition and you won some award and that society is reputable, like similar to the Royal Society in UK, आप उस अवार्ड को भी बेस बना सकते हैं इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है, देन यू कैन आल्सो मेक दैट स्कॉलरशिप एज अ बेस। तो ये तो थी हमने अभी डिस्कस की रिक्वायरमेंट। की रिक्वायरमेंट 2 हैं और क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट 4 हैं। की रिक्वायरमेंट में से सिर्फ आपने एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और जो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है उनमें से आपने 2 को पूरा करना है।
और एटलीस्ट आपने 3 रिक्वायरमेंट्स इन नटशेल पूरी करनी है, और उन 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपने इन टोटल जो है वो 10 एविडेंस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। उनके साथ आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर देने हैं, एक सीवी देनी है, और एक जो है वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देनी है। So I think the final comments from my side is that you have to take it seriously. Like if you want to apply, this is not just you can just quickly get some recommendation or get some evidence and apply. You have to take it seriously and invest your time in making sure that people think that you are exceptional talent or promise. ठीक है, तो एक एक चीज के अंदर प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज इवेंचुअली दे विल वेरीफाई और compare you to other people. I think if you think you are eligible, you will definitely invest your time in making sure that these documents, carefully preparing all those evidences, either from like even your CV, your personal statement, making sure that you get very good recommendation letters from top experts, um, and all this criteria that you have achieved. And this also shows that whenever you're working in any field, you have to significantly contribute outside of what you are doing of day-to-day work, and also have evidences of what you are doing. So make sure that as you go along in your career, you keep like um, अपने पूरे जितने भी एविडेंस हैं आपके, वो सारे आपको उसको कलेक्ट करें आप, ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली दे विल बी हेल्पफुल. अब मैं 5 साल 10 साल पुराने जाके एविडेंस निकालना शुरू कर दूं तो मेरे लिए बहुत मसला होगा, तो यू हैव टू कलेक्ट इट. सो आई थिंक दीज आर द मेन थिंग्स. एंड इसका बेसिकली बेस्ट बेनिफिट ये है कि यू कैन कम इन द वर्ल्ड, वर्क इन द यूके एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड देन यू गेट अ पीआर. So Exactly. Yeah, so from my side, the final comments are, this is a silver bullet for you. I will not say golden bullet, because this is a chance you need to take. और इसमें basically you need to know the context first to actually enjoy or appreciate this visa category. For example, you got a job in UK. That's a big thing, right? Everybody say, oh, that person got a job in UK. मगर बैक एंड पे देखें, उस बच्चे को एक वर्किंग वीज़ा मिलेगा टियर 2 का, ठीक है? और वो टियर 2 का वीज़ा एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयी के साथ जाके लिंक होगा। दैट पर्सन कांट डू मल्टीपल जॉब्स, ठीक है? और वो वीज़ा जो है वो उसका फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा, 2 साल का होगा, ठीक है? देन ही और शी वांट नीड्स टू एक्चुअली एक्सटेंड द वीज़ा अगेन अप टू 5 इयर्स, ठीक है? और फिर जाके उसको पीआर मिलेगी. In this visa category, this is the one of the endorsement body in global talent category. उसके थ्रू आप डायरेक्ट जाएंगे with maximum duration of your visa which is 5 years. उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगी, indefinite leave to remain in यूके मिल जाएगी, ठीक है? और इस केस में क्या है कि आपने सिंपल एक endorsement body को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, and you can now understand the importance of that one application. ठीक है, वो एक एप्लीकेशन आपको यूके की आईएलआर दे सकती है, ठीक है? अब यूके, जैसे मैंने पहले बताया, यूके की आईएलआर लेने के लिए पीपल गो थ्रू सेवरल रूट्स, ठीक है? कोई असाइलम का रूट लेता है, ठीक है? कैन यू इमेजिन, वो असाइलम पर अप्लाई करते हैं इधर यूके के अंदर, ठीक है? कोई लोग जो है वो 10 साल वेट करते हैं, ठीक है? फिर अप्लाई करते हैं। कुछ लोग मल्टीपल एक्सटेंशन से गुज़र के, ठीक है, अप्लाई करते हैं। हम जैसे लोग, मतलब हम टियर 2 पे आए, हमने ग्लोबल टैलेंट पे अप्लाई किया, फिर हम कर सकते हैं। आप सिंपली पाकिस्तान बैठे हुए हैं, दुनिया में किसी भी जगह बैठे हुए हैं, आपको अगर इसकी एंडोर्समेंट मिल जाती है, ठीक है? यू जस्ट नीड टू केयरफुली ड्राफ्ट योर एप्लीकेशन, ठीक है? उसमें जितना है टेक्निकल कंटेंट आपका, बेसिकली you don't need to do all those things in one day, because अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ट ही नहीं है over time, I don't think you are the best candidate for this, frankly. You shouldn't even apply for that. अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ट है, जो पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, you are technical, you are a developer, and you have all those things already in place. You just need to collect that information. I will say simply try that. It will take just, I think, 450 pound. If you multiply with the current exchange rate, maybe it will be close to, I think, 2 lakhs. I don't know.
मे बी मोर देन 2 lakhs पाकिस्तानी रुपीस। तो आप सिंपल चांस लें, अगर आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, जस्ट कम टू यूके, यू डोंट नीड to have a job offer, you can even do your usual stuff here and search a job here then। और अपने आप जो डिपेंडेंट्स हैं आप उनको भी इजीली लेके आ सकते हैं एंड यू कैन इवेंचुअली बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूके। तो ये जो 2 पॉडकास्ट हमने किए हैं, एक ग्लोबल टैलेंट पे और एक टेक्नीशियन पे, आज बेसिकली जिस तरह मैंने पहले बताया, वी आर नॉट इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ठीक है। ये 2 टेक्निकल रूट्स हैं, ठीक है, जो कि आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं इन पे, और इसके लिए आपको किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। You just need to, there are several online guidelines, you can read them, apply on each step carefully, and then eventually you will get it, if you are eligible you will get it। तो इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई कुछ नहीं होता, अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी स्ट्रांग है then eventually you will get it। and इसमें जो अगर पूरा ड्यूरेशन देखा जाए प्रोसेसिंग का, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, ठीक है। टेक्नीशियन के थ्रू इंडोर्समेंट का है 8 वीक्स मैक्सिमम, अगर आप फास्ट ट्रैक हैं जस्ट 3 वीक्स, राइट। अगर आप दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में कंपेयर करें, देयर पीआर दे कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपकी इंडोर्समेंट आ जाती है, वीज़ा एप्लीकेशन, दैट विल बी गारंटेड वीज़ा एप्लीकेशन आई विल से। और दूसरा, ग्लोबल टैलेंट इन जनरल देखें, जो हम गो थ्रू हुए, हमें इंडोर्समेंट जो है वो 2 वीक्स, इवन 1 वीक के अंदर, कुछ लोगों को तो आई थिंक विद इन 1 डे भी मिल गई थी। तो just imagine, like, it's very fast, straightforward, economical route to come to UK if you are a technical person। Yeah, so that's it for today. Thank you very much for listening। Yeah, thanks a lot. See you next time. Yeah, see you Bye. later। Allah Hafiz।